हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बायोलॉजिकल यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट यानी कि पौधों का जैविक वर्गीकरण को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, आपने थंबनेल पर देख लिया है, एक नज़र देख लीजिए। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बायोलॉजी के नोट्स को आप आज के इस क्लास में देखने वाले हो। आप लोग ध्यान रखें, इस वाले नोट्स में टोटल 18 टॉपिक दिए हुए हैं, यानी कि 18 चैप्टर है इस वाले नोट्स में। ध्यान रखें, अगर आप इस नोट्स पे पकड़ बना लेते हैं, बायोलॉजी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा और इसका 100% वाला गारंटी है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा वैसा सवाल है ही नहीं जिसे आप कह सकते हैं कि छोड़ दिया जाए, जो आपके एग्जाम में नहीं आए। एक भी सवाल वैसा नहीं है। सारे सवालों को आप अच्छे से देखिए, याद करने की कोशिश करिए। जो भी लोग नए हो का सेंस है कि बायोलॉजी में अगर आपका पकड़ अच्छे से ना हो तो आप ध्यान रखें, क्लास को आप 2 से 3 बार रिपीट करके ज़रूर देख लें। अगर 2 से 3 बार आप देखेंगे तो ही आज के इस क्लास में आपको अच्छे से पकड़ बनेगा। अगर आप बायोलॉजी पे पकड़ बनाना चाहते हैं, क्लास 2 से 3 बार आप देख सकते हैं, तो ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे तो आप क्लास को, वीडियो को डाउनलोड करके रख लें और अच्छे से समझ लीजिएगा हर एक प्रश्नों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का यह टॉपिक आपके लिए होने वाला है। आप में से जो भी लोग नए हो, आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले नोट्स इसके बारे में इसका दिया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद नोट्स के बाद आप इसके एमसीक्यूज़ को देखने वाले हो, यानी आज के इस क्लास में तो आपको एमसीक्यूज़ देखना है। टोटल 170 के आसपास एमसीक्यू है, 170 ही एमसीक्यू है। आज के इस क्लास में आप इसे देखिए। आपको फिर से कहा जा रहा है, कोशिश करिए क्लास को रिपीट करके देखने का, क्योंकि प्रश्न जो आप देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा कहिए कि आपको शायद हार्ड भी लग सकता है। और ध्यान रखें इस बात का भी, आजकल के एग्ज़ाम में, अभी के एग्ज़ाम में बायोलॉजी से कुछ ज़्यादा ही सवाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो बायोलॉजी पे पकड़ बना लेना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है बायोलॉजी पे पकड़ अच्छे से बनाइए, नोट्स को अच्छे से देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है, जीवों की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण आदि गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। सेकेंड, वर्गीकरण के सिद्धांतों का अध्ययन वर्गीकी कहलाता है क्या? हाँ, बिल्कुल कहलाता है। दोनों कथन सत्य है। सी राइट आंसर। जीव की संरचना, प्रजनन, स्वभाव, पोषण, इन सभी के गुणों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों का जो अध्ययन है, ये वर्गीकी कहलाता है क्या? हाँ, वर्गीकी ही कहलाता है। इसीलिए कहा गया दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन सी टिक करें। निम्नलिखित में किन्हें वर्गीकी के जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, लिनियस को। निम्नलिखित में से किन्हें वर्गीकी के जनक के नाम से जानते हैं? लिनियस को जानते हैं वर्गीकी के जनक के नाम से। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर डी, लिनियस के द्वारा लिखा गया है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है, ये लिनियस के द्वारा लिखा गया है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, स्पीशीज कहलाती है। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारीय इकाई, ये सभी को स्पीशीज कहा जाता है। स्पीशीज यानी कि जो जाति है, ये कौन सी चीज़ की है, किसकी है? ये ना अंतर प्रजनन करने वाली जनसंख्या। ऑप्शन नंबर आपको सी यहाँ पे 5 का टिक कर देना है। नंबर 6 है, द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए, कैरोल्स लिनियस के द्वारा। द्विपद नामकरण पद्धति जो है ना, सबसे पहले कैरोल्स लिनियस के द्वारा दिया गया था। कैरोल्स लिनियस ने द्विपद नामकरण पद्धति सबसे पहले दिया था। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.H. वीटर के द्वारा, वी के टेकर के द्वारा दिया गया था। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पूछेगा, R.H. वीटेकर के द्वारा दिया गया था। वीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में प्राकैरियोटिक्स को रखा गया है मोनेरा वाले संघ में। ऑप्शन बी, वीटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में
प्राकैरियोटिक को मोनेरा में रखा गया है। द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं, क्रमशः स्पीशीज और जीनस को। ध्यान रखें, द्विपद नाम पद्धति में दो शब्द सूचित करते हैं, स्पीशीज और जीनस को। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है, मतलब द्विनाम पद्धति का मतलब है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश और जाति को। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश ने। ऑप्शन डी। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम कह रहा है, प्रकृति ने। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? यहाँ पे आप ये जो स्वीडिश है, ऑप्शन नंबर डी ध्यान रख लें। पौधे का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? अभी आपने देखा था, वर्गीकी कहलाता है। 5 जगत में कुल कितने जगत में केवल एक कोशिकीय जीव ही शामिल हैं? बी राइट आंसर 2। कह रहा है 5 जगत है ना, इसमें से कुल कितने जगत में केवल एक कोशीय जीव शामिल हैं? तो ऐसे 2 आपको बताना है, 2 जगत में बस एक कोशिकीय जीव शामिल हैं। स्पीशीज प्लैटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। स्पीशीज प्लैटेरम पुस्तक जो है ना, कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया है। मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन नंबर डी स्वपोषी तथा विषमपोषी होता है। मोनेरा जगत के जीव में किस प्रकार का पोषण होता है, इसके लिए आपको स्वपोषी और विषमपोषी ध्यान रख लेना है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में आपको ध्यान रखें कीमो, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, ये सभी आते हैं। प्रोटिस्टा जगत के तहत आपको याद रखना है कीमो, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स, ये सभी आते हैं प्रोटिस्टा जगत में। निम्नलिखित में सही क्रम को पहचानिए। सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फिर ऑर्डर, फिर आपको किंगडम बताना होता है। सही क्रम में स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर और किंगडम होते हैं। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? सी राइट आंसर टैक्सॉन को। निम्नलिखित में से कौन प्राकैरियोटिक जीव हैं? प्राकैरियोटिक जीव में आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस में आता है? प्राकैरियोटिक संघ में आते हैं, जीव में आते हैं। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? स्पीशीज आपको डी टिक करना है। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव? तो स्पीशीज वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। जीवों के बाह्य लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति करते हैं। सही है। कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेंथम तथा नहीं, ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे क्या पूछा, कौन सा कथन सही है ना? 21 का आपको ए टिक करना होगा, केवल फर्स्ट वाला सही है। सभी जीव जिसमें पौधे तथा जंतु आते हैं यह बने होते हैं रासायनिक अणु के द्वारा, जैव अणु के द्वारा और कोशिकाओं के द्वारा। डी सबसे अच्छा ऑप्शन है, इनमें से सभी टिक करें। व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकेरियोटिक्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? यूकेरियोटिक्स को ना रखा गया है ऑप्शन नंबर बी 5 में से 4 किंगडम में। जेनेरा प्लैंटेरम किसने लिखा था? बेंथम तथा हुकर के द्वारा जेनेरा प्लैंटेरम लिखा गया था।
जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? ऑर्डर में ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दी थी? हैकल के द्वारा दिया गया था। जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने? हैकल ने दिया था। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? 28। चलिए इस सवाल का जवाब फिलहाल रहने देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसलिए राइट आंसर यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है। कमेंट में आप लोगों को आंसर जो होगा सही वो पिन कर दिया जाएगा, आप लोग देख लें। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंचानन माहेश्वरी ने। निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था? तो पंचानन माहेश्वरी ने बनाया था। पुष्पी पादप को किसमें रखा गया है? बी राइट आंसर, फैनरोगेम्स में। पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? तो फैनरोगेम्स में रखा गया है। और पुष्पी पादप को किस में रखा गया है? और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में। और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित होते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगेम्स में सम्मिलित थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा सभी सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी टिक करें। फैनरोगेम्स में शामिल हैं आवृत बीजी, आवृत अनावृत जो बीजी दोनों हैं। फैनरोगेम्स में आवृत बीजी और अनावृत बीजी दोनों शामिल होते हैं। 33 का आपको ऑप्शन नंबर सी टिक करना है। थैलोफाइटा समूह के पादपों में निम्नलिखित में से कौन लक्षण पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर देखिए ए को सही है। पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इनका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय है या नम स्थानों पर उगते हैं। तीनों कथन सही दिख रहा है, डी टिक करेंगे। थैलोफाइटा समूह के पादपों में सभी लक्षण पाए जाते हैं। पादप शरीर वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। इसका शरीर सुकाय सदृश कहलाता है। अधिकांश पादप या तो जलीय या नम स्थान पर ही उगते हैं। थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, बीजाणु जनन तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? शैवाल, ए राइट आंसर। थैलोफाइटा समूह का पौधा शैवाल है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है शैवाल के अध्ययन को। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कि कौन सा सही है। शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं। दोनों कथन सही है, सी टिक करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? इनका शरीर थैलस के समान होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं। शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं। गलत है नंबर डी। कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? देखिए, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, फियोफाइसी भूरे शैवाल को और रोडोफाइसी लाल शैवाल को। रोडो मतलब रेड, लाल, फियो मतलब भूरा याद रखिए और क्लोरो मतलब हरा। यहाँ पे डी राइट आंसर टिक कर दीजिएगा। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाए जाने वाला शैवाल है ए राइट आंसर, ज्यूक्लोरेला। हाइड्रा की कोशिकाओं में पाए जाने वाला शैवाल को आप क्या बताएंगे? ज्यूक्लोरेला। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी,
क्लेमाइडोमोनास कौन सा शैवाल है बर्फ की सतह पर उग सकता है? क्लेमाइडोमोनास। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज की। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों के विभिन्न जातियों में किस प्रभार का प्रजनन होता है? सेलुलोज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन हरा शैवाल है? हरा शैवाल है ऑप्शन नंबर देखिए क्लेमाइडोमोनास है, वाल्वाक्स भी है और यूलोथ्रिक्स भी है। इनमें से सभी हो जाएगा डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? हरा शैवाल नहीं है लैमिनेरिया क्या है? हरा शैवाल नहीं है। देखिए हरा शैवाल में कारा, स्पाइरोगारा और क्लोरेला ये सभी आते हैं। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए क्या है? 47 का ए राइट आंसर यूलोथ्रिक्स है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक कोशीय शैवाल का नाम है यूलोथ्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन भूरे शैवाल हैं? भूरे शैवाल में आपको ऑप्शन नंबर भूरा में सरगैसम, फ्यूकस और लैमिनेरिया आते हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया की वजह से। किस शैवाल से आयोडीन? लैमिनेरिया आपको बता देना है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? फियोफाइसी ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को? तो फियोफाइसी वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है। 52-53 खून के जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लैमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त किया जाता है? ए राइट आंसर लैमिनेरिया से। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस रोग के होने की संभावना नहीं होती है? बी राइट आंसर गलगंड कहिए या फिर घिंघा इसे ही कहते हैं। इसके खाने से क्या होता है ना, घिंघा रोग नहीं होने की संभावना नहीं होती है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण किसके प्रेजेंटेशन की वजह से होता है? ऑप्शन बी शैवाल की वजह से। लाल सागर का लाल रंग होता है शैवाल की वजह से। निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल हैं? पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। लाल शैवाल में पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम आते हैं। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किससे प्राप्त किया जाता है? शैवाल से। ए राइट आंसर एगार होगा। एगार जो है अगर जैसे लिखा था यहाँ पे एगार किससे तैयार होता है? तैयार होता है ऑप्शन ए लाल शैवाल से। एक कोशिकीय शैवाल निम्न में से कौन है? ए राइट आंसर क्लेमाइडोमोनास है। एक कोशिकीय शैवाल में क्लेमाइडोमोनास आते हैं। शैवालों में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? बी राइट आंसर स्टार्च। शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है? स्टार्च होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइजोबियम, नील हरित शैवाल और एजोला, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? रिक्सिया ऑप्शन डी राइट आंसर।
कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में नहीं आता है? रिक्सिया नहीं आता है, स्पाइरोगायरा, कारा और अल्वा जो है ना थैलोफाइटा समूह में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? सबसे पहले तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ए, फियोफाइसी मैनिटोल सही दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है ना, तो फियोफाइसी के लिए मैनिटोल सही मैच किया हुआ है। और भी है क्या, देखिए। अच्छा, दूसरा वाला रोडोफाइसी के लिए आपको डिक्टियोटा गलत है। क्लोरोफाइसी के लिए अगतिशील युग्मक भी गलत है। रोडोफाइसी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइकोइरिथीन, हाँ यह वाला सही है। नंबर फर्स्ट सही था और चौथा वाला सही है। ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कर देंगे। नंबर 64, निम्न जीवों पर विचार करिए और कौन सा कह रहा है कि शैवाल है बता दीजिए। शैवाल में आपका आ जाएगा यूलोथ्रिक्स और अल्वा, ये दोनों क्या हैं? शैवाल है। शैवाल में आता है अल्वा और यूलोथ्रिक्स। नंबर तीसरा चौथा सही है। फिर से ऑप्शन सी टिक करेंगे। कौन सा पदार्थ शैवालों से प्राप्त होते हैं बताइए। 65 का राइट आंसर यहाँ पे एल्जीन होता है और आपका कैरानिजीन होता है, ठीक है। एल्जीन और कैराजिनिन जो है ना, ये दोनों पदार्थ जो है ना शैवाल से प्राप्त होता है। 65 का 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नंबर 66, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक के होंगे, बी राइट आंसर। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, ए राइट आंसर। हेलोटिज्म के नाम से आप इसे जानते हो। कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? 68 का डी राइट आंसर लाइकेन। निम्नलिखित में से क्या SO2 प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक हैं? 69 का ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, सी राइट आंसर। फिर से लाइकेन हो जाएगा राइट आंसर। कह रहे हैं कि पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कार्टिकूल्स कहते हैं। पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कार्टिकूल्स के नाम से जानते हैं। 71, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकूल्स कहा जाता है। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को सेक्सिकूल्स कहते हैं। लिटमस किससे निकाला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, लिटमस जो है लाइकेन से निकाला जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन के रूप में। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाया करते हैं? तो यहाँ पे आपको इंडोकार्पन बताना है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गी लगता है ना, तो इसके लिए आपको परमेलिया नाम ध्यान रखना है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? परमेलिया से प्राप्त किया जाता है। पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय जीव है? यहाँ पे आपको बी टिक करना है, शैवाल। पादप जगत में कौन एक जलीय जीव है? शैवाल है। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? सी राइट आंसर, थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में? तो थैलोफाइटा वाले हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है। नंबर 77, फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, भूरा शैवाल में। फ्यूकोजैंथीन किस शैवाल में पाया जाता है? भूरा शैवाल में। ब्रायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? ब्रायोफाइटा में ऑप्शन नंबर आपको देखिए, उनमें संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। किसमें? ब्रायोफाइटा में। फिर से समझिए, ब्रायोफाइटा में जड़ नहीं होती है, ब्रायोफाइटा में बीज नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित हैं? यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी, लीवरवर्ट एवं मॉस। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइट्स नहीं हैं? नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्सेलिया ब्रायोफाइट्स नहीं हैं। यहाँ पे स्फैग्नम, फ्यूनेरिया और मार्केंसिया जो है ना, ये सभी क्या हैं? ये सभी ब्रायोफाइट्स होते हैं। निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को।
ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। 81 का बी बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 82 पर आ जाइए। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। सी राइट आंसर। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। क्या कहते हैं? राइजॉइड कहते हैं। ब्रायोफाइटा की निचली बाह्य त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को राइजॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राइजॉइड के बारे में सही नहीं है? 84 का देखिए, समझ लीजिए सबके बारे में। राइजॉइड जो है ना की संरचना और कार्य संवहनी भूपादप के मूल रोम के समान होती है। सही है। ये विभिन्न ऊतकों से बनी बहुकोशीय संरचनाएं होती है। कौन सा? राइजॉइड। सही है। ये ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार होते हैं। सही है। कह रहा है कि इसमें पूर्ण विकसित तना, जड़ और पत्तियां गलत है, नहीं होती है। कौन सा एक विकल्प सही सुमेलित है? देखिए, हिपेटिकोप्सिडा के लिए आपको लीवर वर्टस बताना है। एंथोसिरोप्सिडा के लिए आपको हार्डवर्ट बताना है और ब्रायोस्पिडा के लिए आपको मॉस बताना है। यहाँ पे सभी तो सही मैच किया हुआ है। नंबर 85 का डी हो जाएगा सही जवाब। नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? आपने थोड़ी देर पहले देखा था। टेरिडोफाइटा को कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। विकास की दृष्टि में प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन सा है जिनमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है? इसके लिए आपको टेरिडोफाइटा बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, मॉस। निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी। मार्सिलिया में क्या होता है? संवहन उत्तक पाया जाता है। मार्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में किस पादप समूह के उदाहरण हैं? ए राइट आंसर टेरिडोफाइटा। मार्सिलिया, फर्न तथा अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? इसके लिए आपको क्या बताना है? टेरिडोफाइटा ए सही जवाब हो जाएगा। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटा में उत्पन्न हुई है। डी राइट आंसर है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? वह है एंजोला। ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सी राइट आंसर एजोला को। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? पुनर्जीवन का जो गुण होने की वजह से ना मेज पर सजावट के लिए जो रखते हैं ना वो क्या है? वो है सिले जिनेला। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए राइट आंसर लाइकोपोडियम का। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं? लाइकोपोडियम को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम होता है टेरिडोफाइटा में। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? इसके लिए आपको टेरिडोफाइटा बता देना है। बताइए इन चारों में से कौन सा है जो बीज रहित संवहनी पौधा होते हैं? तो यहाँ पे आप समझ लीजिए सबसे पहले टेरिडोफाइटा। इसके लिए आपको टिक करना है। क्या करना है? टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बीज रहित संवहनी पौधा होता है जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा तथा स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनके संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। याद रख लीजिएगा, ए राइट आंसर है। पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
देखिए सही है, ब्रायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नंबर 99, सिलेजिनेला होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर, टेरिडोफाइटा होता है। सिलेजिनेला क्या होता है? टेरिडोफाइटा होता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सही है बताइए। कह रहे कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। सही बात है। जिम्नोस्पर्म पौधे में फूल का अभाव होता है। बिल्कुल सही है, सी टिक कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संसार के सबसे बड़े पौधे किससे संबंधित हैं? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है संसार के सबसे लंबे पौधे। सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सियोका किस वर्ग के पौधे हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिम्नोस्पर्म के सबसे ऊंचा वृक्ष जाइंट रेडवुड सियोका किस वर्ग के पौधे हैं? जिम्नोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे में परागण सामान्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वायु के द्वारा। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, थैलोफाइटा शामिल नहीं है। फाइलम ट्रैकियोफाइटा में कौन शामिल नहीं है? तो इसके लिए आपको थैलोफाइटा बताना है। कथन पर विचार करिए, सही कथन पर टिक करिए। तो यहाँ पे कह रहा है फाइनस के पौधे में कोलाइड जल पाया जाता है, गलत। साइकस के पौधे में गलत। दोनों कथन, एक मिनट क्या कह रहा है फिर से? कोलाइड जल, हाँ बिल्कुल, दोनों कथन गलत है। 106 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करेंगे, ना तो एक ना तो दो सही है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पाइनस। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइनस से होता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना बनता है ऑप्शन नंबर ए, साइकस से। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? यहाँ पे चीर के लिए आप टिक करिएगा। चीर क्या है? जिम्नोस्पर्म पौधा है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म के लिए ऑप्शन नंबर ए टिक करना होगा। साइकस सही जवाब है। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, ऑप्शन सी। सबसे बड़ा जो बीजांड है वो साइकस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर 113 में राइट आंसर आपका यहाँ पे नग्न होना है, बी। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः नग्न बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी कि अंडाशय में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। ध्यान रखें। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इफेड्रीन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? सी राइट आंसर, क्या होगा? इफेड्रा से। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, क्या? इसमें बीज चोल अनुपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या अनुपस्थित होता है? बीज चोल। साइकस के कोरेलाइट जड़ में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, एनाबीना तथा नॉस्टॉक हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किन जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? सिलिजलिना में कैरेक निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लिगुलेट पत्तियां पाई जाती है? तो ये आपको सिलेजिनेला में पाई जाती है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म, आपने थोड़ी देर पहले देखा भी था। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और किस तरीके से पूछा है पहले इसे देखिए, उसके बाद आंसर दिखना भी सही रहेगा। एक या ज़्यादा करके पूछा है। अच्छा, कौन कौन सा सही है मतलब ये बताना है। यहाँ पे सबसे पहला कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। अभी याद है, जस्ट हम लोगों ने देखा था। यह कथन तो बिल्कुल सत्य दिख रहा है।
एंजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। बिल्कुल, दोनों कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी टिक करेंगे 119 का। मनुष्य की अधिकांश आवश्यकता जैसे अनाज हो गए, फल हैं, सब्जी हैं आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? एंजियोस्पर्म वाले पौधे से हमेशा ये सब पूर्ति होती है इंसान को। एक बीजपत्री पौधे के पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? ए राइट आंसर, समानांतर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधे का एक गुण नहीं है? सवाल में यहाँ पे आपको डी टिक करना होगा। जवाब में रेशेदार जड़। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधे का एक गुण नहीं है? रेशेदार जड़ नहीं होता है। निम्न पौधे पर विचार करिए और कौन एक बीजपत्रीय पौधा है? यहाँ पे केला, धनिया, नारियल तीनों है। डी हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा सही सुमेलित नहीं है। छोड़ देते हैं 124 को। सवाल समझ गए आप? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 125 में देखिए, आम के लिए मैंजीफेरा इंडिका सही है। गेहूं के लिए ट्रिट्रिकम एस्टिवम भी सही है। मूंगफली के लिए ग्रासिन मैक्स गलत है। चाय के लिए थियासाइनेंस जो है ये यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। 125 का यहाँ पे आपको सी टिक करना है। मूंगफली यहाँ पे अपना राइट आंसर नहीं है। ठीक है। बरगद का वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइकस बेंगालिसिस राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 127 का जिया मेज के लिए मक्का, ओरिजा सेटाइवा के लिए धान यानी कि चावल, डोर्डियम वुल्गेर के लिए ज्वार गलत है और टिट्रिकम एस्टिवम के लिए गेहूं सही है। सी को छोड़ करके सभी ऑप्शन सही था। कपास के पौधे का वंशीय नाम? ऑप्शन डी, गॉसिपियम आपको बताना है। कपास के पौधे के वंशीय नाम अगर पूछ लिया जाए तो गॉसिपियम बताएंगे। सूर्यमुखी का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, हेलिएंथस एनुवस आपको बताना है सूर्यमुखी का वास्तविक नाम है। बैगन का वानस्पतिक नाम? सी राइट आंसर, सोलेनम मेलांजेना बताइएगा। बैगन का वानस्पतिक नाम क्या है? सोलेनम मेलांजेना है। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे ऑप्शन सी, ग्रैमिनीज कुल से संबंधित हैं। दलहनी वाली फसलें किस कुल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी, लेग्यूमिनोसी से। दलहनी वाली फसल किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से संबंधित है। तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूसीफेरी से संबंधित है। तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित हैं? क्रूसीफेरी से संबंधित है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? कंपोजिटी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सोलेनेसी कुल का नहीं है? आलू, कपास, बैंगन जो है ना सोलेनेसी कुल का है। बेलाडोना नहीं है, ध्यान रखें। कपास किस कुल से संबंधित हैं? कपास है संबंधित ऑप्शन नंबर सी। कपास किससे संबंधित है? मालवेसी से। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे होते हैं बीजों के अधिचर्मी रोम। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न रेशे में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं हैं? 138 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कपास राइट आंसर। 139 एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? सही जवाब है ए, पत्तियों से। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना, बी राइट आंसर। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तना करता है उत्पन्न। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला
लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? लौंग होता है फूल की कली से। डी राइट आंसर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उच्च रक्तदाब रोकने में उपयोगी औषधि रेसरपीन जो है औषधि प्राप्त की जाती है। सी राइट आंसर। राउविल्फिया जाति से। मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनैन सिनकोना पादप किस भाग से प्राप्त की जाती है? 144 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, छाल से प्राप्त होती है। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर के पौधे के कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। फूलगोभी का पुष्पक्रम खाते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? बीज से। बी राइट आंसर। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। 147 ए राइट आंसर। कहाँ से? जड़ों से। भोजपत्र उत्पन्न होता है। बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है भोजपत्र। केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से केसर। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसके लिए आपको जेट्रोफा बताना है। हींग प्राप्त की जाती है। 151 सही जवाब हो जाएगा। हींग प्राप्त होता है कहाँ से? पत्तियों के निष्कर्षण से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे से प्राप्त किया जाता है? पौधे से प्राप्त होता है ऑप्शन ए राइट आंसर, हींग। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण लाल होता है? गाजर का रंग होता है कैरोटीन की वजह से कैसा? लाल। पपीते के पीले रंग का क्या कारण है? पपीते के पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथीन। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है ऑप्शन नंबर बी, कैस्पेइसिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में तीक्ष्णता आ जाती है। अफीम प्राप्त किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लैटेक्स से प्राप्त होता है अफीम। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश न तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्रावन से प्राप्त किया जाता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त होता है। मॉर्फिन निकाला जाता है कहाँ से? मॉर्फिन निकलता है ऑप्शन नंबर बी, पैपेवर सोमनीफेरम से। मॉर्फिन कहाँ से निकलता है? पैपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है। 159 तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तंबाकू की पत्ती में होता है, चलिए 159 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए। आप में से जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं अभी, अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो, कमेंट करने में ज़रा सा भी कोताही ना करें, कष्ट ना करें, क्योंकि आप देख रहे हो आज के इस क्लास में 170 क्वेश्चंस के आंसर को आपको बताया जा रहा है और आपको भी पता है कि इस वाले नोट्स में इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। आप समझ गए होंगे नोट्स आपके लिए तैयार करने में कितना मेहनत लगा होगा। आपके मेहनत का एक होता है ना, मेहनत का फल मिलना। राइट आंसर बताइए, लगेगा कि हाँ आप लोग भी कुछ अच्छे से जानते हो और कमेंट करके बताते हो। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आंसर दे के आप लोग सपोर्ट करते हो, इसीलिए ABCD क्या होता है 159 लिख के ज़रूर कमेंट करिएगा। मटर पौधा है ऑप्शन नंबर ए, साग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है यूकेलिप्टस, ए राइट आंसर। सबसे छोटा पुष्पी पादप है 162 का ऑप्शन नंबर सी, वुल्फिया। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? बी राइट आंसर, ट्रेटकेल। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? 164 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आप जान गए होंगे, तुलसी को कहते हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, बांस को। 165 का राइट आंसर ऑप्शन बी, घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है सी, पत्ते और सूखे फल। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ए राइट आंसर, दालचीनी का।
पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण हो जाता है? बी राइट आंसर, कैरोटीनाइड की वजह से होता है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप वाले परिवार से। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा किससे संबंधित है? 3 पादप परिवार से। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सैलिक्स परप्यूरिका। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस पौधे की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? सैलिक्स परप्यूरिया का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का यह टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आशा करता हूँ आज का क्लास भी आपके लिए अच्छा रहा होगा। आप में से जो भी लोग क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप पौधे का जैविक वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट पे पकड़ बनाना चाहते हैं, शुरुआत में ही बताया गया था, क्लास को आप लोग रिपीट करके ज़रूर से ज़रूर देख लें। बायोलॉजी पे अगर पकड़ बनाना है तो यह वाला नोट्स काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर इस पर आप पकड़ बना लेते हैं, इसके बाद आपको कहीं भी एक भी सवाल नहीं छूटेगा, किसी भी एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अब आप वीडियो को लाइक वगैरह कर दें, उसके बाद ही यहाँ से जाएं। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ।